बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार। बिहार की राजनीति में सियासत की गर्मी अपने चरम पर है। सीमांचल, मगध और शाहाबाद तीन ऐसे इलाके जो तय करेंगे कि पटना की सत्ता का नया नक्शा क्या हो गया। क्या एनडीए अपनी खोई जमीन वापस पाएगा या फिर महागठबंधन फिर दिखाएगा कि जनता को बदलाव का ये एक नया सपना है। नया योद्धा कौन होगा, एआईएमआईएम और जनसुराज पार्टी या फिर पुराने गणित को ही बदलते हुए आप देखेंगे। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में सियासत की सरगर्मी अपने चरम पर है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होना है। चुनाव प्रचार 9 नवंबर की शाम थम जाएगा और उसके बाद जनता की अदालत में उतरेंगे तमाम दिग्गज। लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें इस बार जिन इलाकों पर है वो है सीमांचल, मगध और शाहाबाद। ये तीनों इलाके न केवल राजनीतिक रूप से अहम हैं, बल्कि नई सरकार की तस्वीर तय करने में भी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। सीमांचल के 4, मगध के 5 और शाहाबाद के 2 जिले, कुल 11 जिलों की 61 सीटों पर इस बार सत्ता की चाबी अपने पास रखे हुए हैं। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 2020 में इन इलाकों में एनडीए का प्रदर्शन कमजोर रहा था। महागठबंधन ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एनडीए को केवल 18 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार हालात कुछ और है। जातीय समीकरण नए सिरे से लिखे जा रहे हैं, दलों के गठजोड़ बदल चुके हैं और मतदाताओं की प्राथमिकताएं बदल गई है। बिहार की राजनीति में मिथिला और सीमांचल का रुख हमेशा से सत्ता की दिशा तय करता रहा है। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बेगूसराय, सहरसा, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया, इन जिलों को जोड़ दे तो विधानसभा की 50 से अधिक सीटों पर सीधा असर इसी इलाके का होता है। दरभंगा और मधुबनी में 10-10, समस्तीपुर में 10 और सीतामढ़ी में 8 सीटें हैं। यहाँ का रुझान अक्सर पटना की गद्दी तय करता है। 2020 के चुनाव में दरभंगा और मधुबनी की आधी से अधिक सीटें बीजेपी ने जीती। समस्तीपुर में आरजेडी कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा और सीमांचल में एआईएमआईएम की अप्रत्याशित एंट्री ने समीकरण बदल दिए। लेकिन मिथिला केवल राजनीति का नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का भी केंद्र है। मखाना, माछ और मठ इसका प्रतीक है। दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी के हजारों किसान मखाना उत्पादन पर निर्भर है। केंद्र सरकार द्वारा मखाना बोर्ड की घोषणा ने इस विषय को चुनावी मुद्दा बना दिया है। किसानों को सही दाम, युवाओं को रोजगार और मिथिला की पहचान को सम्मान, यही इस बार की बहस का केंद्र है। अब बात है सीमांचल की। ये इलाका अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिलों में फैला है, यानी बिहार का ये क्षेत्र जहां मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग मिलकर राजनीति का संतुलन तय करते हैं। सीमांचल की 24 जिलों में मुस्लिम मतदाता 35 से 60% तक है। यही वजह है कि यहाँ हर चुनाव में नतीजे चौंकाते हैं। 2015 में आरजेडी ने 9 सीटें जीती थी, जबकि 2020 में बीजेपी ने 8, जेडीयू ने 4, कांग्रेस ने 5, आरजेडी और माले ने 1-1 सीट जीती थी और एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया था। लेकिन बाद में एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, जिससे महागठबंधन की ताकत और बढ़ गई। इस बार बीजेपी और जेडीयू दोनों इस क्षेत्र को रिकवरी जोन मान रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सीमांचल पर फोकस कर रहे हैं। 6 नवंबर को उनका फारबिसगंज में बड़ा कार्यक्रम था। ये केवल विकास योजनाओं का मंच नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी है। मोदी की रैली से संदेश साफ है, सीमांचल की धरती पर एनडीए अपनी खोई जमीन वापस पाना चाहता है। दूसरी ओर महागठबंधन सीमांचल को अपना गढ़ मानता है। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल यहाँ एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण को एकजुट रखने की कोशिश में है। लेकिन तस्वीर उतनी आसान नहीं। एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी यहाँ चुनावी ताल ठोक रही है। ओवैसी की पार्टी फिर से अपनी 5 सीटें वापस पाना चाहती है। वहीं जनसुराज पूर्णिया और अररिया में सक्रिय होकर तीसरा मोर्चा बना रही है। इससे मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। निश्चित रूप से सीमांचल की और बिहार की जनता को कहना चाहता हूँ, अगले 5 साल में हम बिहार को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे। न केवल घुसपैठिए को निकाल बाहर करेंगे, इनके अवैध धंधे भी बंद कराएंगे
और अवैध अतिक्रमण को भी हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार। चलिए क्या होगा वो यही चुनाव में नहीं बोला जाता है, परंतु हम घुसपैठियों को निकालेंगे, पूरे देश के लिए प्रभावित कर सकते हैं। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूँ, किसी भी राज्य का सीएम या देश का पीएम कौन हो, वो निर्णय इस देश के नागरिक न हो ऐसे लोग करेंगे क्या? किस तरह से देश सुरक्षित रहेगा, किस तरह से हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा? विपक्ष के लिए ये वोट बैंक का मुद्दा है, हमारे लिए हमारी लोकतंत्र की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का मुद्दा। मगध यानी गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद और नवादा कुल 27 सीटों वाला इलाका। ये क्षेत्र सत्ता परिवर्तन का संकेतक माना जाता है। 2020 में महागठबंधन ने 20 सीटें जीती, जबकि एनडीए को केवल 6 पर संतोष करना पड़ा। अरवल, जहानाबाद और औरंगाबाद में तो एनडीए का खाता तक नहीं खुला था। इस बार एनडीए मोदी के नाम और विकास की निरंतरता के वादे के साथ उतरा है। वहीं महागठबंधन रोजगार और सामाजिक न्याय की बात कर रहा है। गया से लेकर औरंगाबाद तक किसानों में सिंचाई संकट, युवाओं में बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे गहराए हुए हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी की रैलियां और केंद्र की योजनाओं की गूंज कुछ असर डालेगी, जबकि जेडीयू अपने पारंपरिक कुर्मी कोयरी वोट बैंक को एकजुट करने में लगी हुई है। अब बात शाहाबाद की। भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास की कुल 10 सीटें, जहां भूमिहार, यादव और दलित समुदाय की राजनीति तय करती है कि कौन पटना की गद्दी तक पहुंचेगा। 2020 में महागठबंधन का दबदबा था। रोहतास की सभी 7 सीटें और कैमूर की 3 सीटें उसने जीती थी, लेकिन इस बार एनडीए पूरी ताकत के साथ मैदान में है। बीजेपी ने भोजपुर में मिशन शाहाबाद का ऐलान किया है और पीएम मोदी की रैली के बाद माहौल गर्म है। आरजेडी के युवा उम्मीदवार यहाँ चुनौती दे रहे हैं, जिससे टक्कर दिलचस्प बन चुकी है। सरकार महागठबंधन की बनने जा रही है। इस बार बदलाव के लिए बिहार जो है तुम्हें तो हो गया, तब कहा वोट पहले चरण में डाला है, और दूसरे चरण में जो बाकी का कसर है वो बिहार की जनता एनडीए को भगाने के लिए वो करेगी। इस चरण में 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 3,70,00,000 से अधिक मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें करीब 1,75,00,000 महिलाएं और लगभग 1,95,00,000 पुरुष हैं। पहले चरण में 65% से अधिक मतदान दर्ज हुआ था, जिनमें महिलाओं की भागीदारी 69% रही। आयोग को उम्मीद है कि दूसरे चरण में ये आंकड़ा और बढ़ेगा। इस बार महिला और युवा मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। नीतीश कुमार के महिला सशक्तिकरण के कामों का असर अब भी कुछ इलाकों में दिखता है, लेकिन रोजगार और पलायन के मुद्दे पर युवा वर्ग का झुकाव महागठबंधन और जनसुराज की ओर भी देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ हमारे लालू जी की इच्छा है कि बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, और सोनिया जी की इच्छा है कि हमारा बेटा प्रधानमंत्री बन जाए, और आपके बेटे का जहां तक सवाल है, बाढ़ में जाए। क्या चाहते हैं लोग? उनका बेटा मुख्यमंत्री और दूसरे का बेटा प्रधानमंत्री, लक्ष्य यही है उनका। आज बात क्या करते हैं? सामाजिक समरसता की। वाह, क्या पूछना। जब किसी ने सवाल किया था राहुल जी से कि ये बताइए कि आप जातिगत जनगणना क्यों चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए ताकि समाज के सभी वर्गों को उसका हक मिल सके। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, यही हम भी चाहते हैं, हम तो पहले से यही करते चले आ रहे हैं। लेकिन मैंने पूछा कि आपके अंदर यदि समाज के गरीबों के प्रति, पिछड़ों के प्रति इतनी बड़ी तड़पण है, तो जब आप नेता विरोधी दल बन रहे थे तो आपको अपनी पार्टी में कोई पिछड़े वर्ग का नहीं दिखाई दिया, आपको कोई अनुसूचित वर्ग का नहीं दिखाई दिया। आप मुस्लिम की वकालत करते हैं, आपको मुसलमान कोई नहीं दिखाई दिया। उनको आपने नेता विरोधी दल क्यों नहीं बनाया? नेता विरोधी दल की कुर्सी आपने स्वयं ही क्यों ले ली? बिहार विधानसभा चुनाव का ये दूसरा चरण केवल सीटों का गणित नहीं, बल्कि सत्ता का आधा फैसला है। सीमांचल की सियासी बिसात, मगध का विकास और शाहाबाद की जातीय गोलबंदी, यही तीनों सूत्र तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के सियासी जंग अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है और इस बार सबकी नजरें टिक गई है मिथिलांचल पर। ये वही धरती है जहां से निकलती है सत्ता की राह और जहां की जनता का रुख तय करता है कि पटना की गद्दी पर कौन विराजमान होगा। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 43 सीटें
इसी इलाके की है और कहा जाता है कि जो मिथिला को जीतेगा वही बिहार को जीत पाएगा। दरभंगा से लेकर मधुबनी, समस्तीपुर से सहरसा, सुपौल से मधेपुरा तक हर गली अब यही सवाल पूछ रही है कि आखिरकार कौन बदलेगा मिथिला का भविष्य। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बिहार के सियासी जंग अपने चरम पर है और इस बार सबकी नजरें टिक गई हैं मिथिलांचल पर। मिथिलांचल यानी वो धरती जहां से सत्ता की राह निकलती है, जहां की जनता का रुख तय करता है पटना की गद्दी का भविष्य। बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से 43 सीटें मिथिलांचल की हैं और कहा जाता है कि जो मिथिला को जीतेगा वही बिहार को जीतेगा। दरभंगा से लेकर मधुबनी, समस्तीपुर से सहरसा, सुपौल से मधेपुरा तक ये इलाका राजनीति का नब्ज है। हर पार्टी, हर नेता जानता है कि मिथिला की चाबी जिसके पास है सरकार उसी के पास है। मिथिलांचल की गलियों में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। दरभंगा के घनश्यामपुर से लेकर मधुबनी के जयनगर तक, सहरसा के बाजारों से लेकर समस्तीपुर के देहातों तक अब हर गली में एक ही चर्चा है, कौन बदलेगा मिथिला का भविष्य। बीजेपी जेडीयू गठबंधन अपने विकास के एजेंडे के साथ मैदान में है, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन रोजगार और पलायन के मुद्दे को हथियार बना रहे हैं। एआईएमआईएम और जनसुराज जैसी ताकतें भी इस खेल में उतर चुकी हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बिहार की राजनीति में मिथिलांचल की अहमियत इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ की 43 सीटें 6 जिलों में फैली हैं। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। जातीय समीकरण की बात करें तो ब्राह्मण और भूमिहार यहाँ के सियासत की रीढ़ है। यादव और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं, जबकि ईबीसी और ओबीसी समुदाय अब गेम चेंजर की भूमिका निभा रहे हैं। यही वजह है कि इस बार पार्टी और अपने प्रत्याशी का चयन जातीय संतुलन देखकर कर रही है। दरभंगा में एयरपोर्ट खुला, एम्स बना, मेडिकल कॉलेज शुरू हुए। सहरसा और सुपौल में बिजली की स्थिति बेहतर हुई, मगर रोजगार और पलायन का दर अब भी जस का तस है। पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है। साथियों, जंगल राज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन। क्या कर रहे हैं लोग? ये कुसंस्कार से भरे हुए लोग हैं, कुशासन का राज चाहते हैं। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, भोला पासवान शास्त्री जी, ऐसे महान नेताओं ने बिहार को सामाजिक न्याय और विकास का विश्वास दिया था। लेकिन जैसे ही जंगल राज आया, वैसे ही बिहार में बर्बादी का दौर शुरू हो गया। आरजेडी वाले बिहार के बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं, ये इनके नेताओं के चुनाव प्रचार में साफ साफ दिखता है। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना है।
आप मुझे बताइए, बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बन सकता। तो ये आरजेडी और कांग्रेस वाले उद्योगों की एबीसी भी नहीं जानते। ये उद्योगों में सिर्फ ताले लगाना जानते हैं। 15 वर्ष के जंगल राज में एक भी बड़ी फैक्ट्री, बड़ा कारखाना बिहार में नहीं लगा। यही मिथिला में जो मिलें थी, फैक्ट्रियां थी, वो भी बंद हो गई। यही वजह है कि इस बार का चुनाव सिर्फ जाति या नारे का नहीं, बल्कि असली मुद्दों का है। मिथिलांचल का राजनीतिक इतिहास 1947 से लेकर 1990 तक मिथिला कांग्रेस का गढ़ रही। 1990 से 2005 तक आरजेडी का दबदबा रहा और लालू यादव की राजनीति ने यहाँ के सियासत की दिशा बदली। 2005 के बाद बीजेपी जेडीयू ने इस इलाके में मजबूत पकड़ बनाई। 2020 में एनडीए की सरकार बनी तो मिथिलांचल ने ही निर्णायक भूमिका निभाई थी, लेकिन इस बार समीकरण उलझे हुए हैं। महागठबंधन इस इलाके में अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद मिथिलांचल को फतह करने में जुटे हैं। दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी में उनकी 4 रैलियां तय हैं। मोदी अपने भाषणों में मिथिला की संस्कृति, मखाना किसानों और विकास योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं। उनका नारा है, विकास की गंगा मिथिला से बहेगी, बिहार को नई ऊंचाई मिलेगी। दरभंगा की रैली में मोदी ने कहा था, मिथिला ने हमें आशीर्वाद दिया है, अब विकास से हम मिथिला को धन्यवाद देंगे। बीजेपी जेडीयू इस इलाके को अपने मिशन मिथिला का केंद्र बना चुके हैं। सामाजिक न्याय की परिभाषा देश को दी है। अब बिहार समृद्ध भारत का, विकसित भारत का नया उदाहरण बनेगा। इसके लिए मैं आज बेतिया का, चंपारण का, आप सबका, मेरे साथियों के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। दूसरे चरण में मुझे सिर्फ सीटें जीतनी है इतना नहीं है, मुझे तो इस बार यहां के हर बूथ में जीतना है, हर बूथ में जीतना है। जिताओगे? बूथ में जिताने की ताकत आपकी है। एक भी बूथ हमें हारना नहीं है दोस्तों, ये मिजाज होना चाहिए। हम हर बूथ पर एनडीए के इन सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाएंगे और मैं आपको वादा करता हूं, जितनी बड़ी जीत मिलेगी बिहार में, एनडीए की विजय विकास की एक बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। साथियों, अपने पूरे चुनावी अभियान के दौरान मैंने देखा है, एक रैली दूसरी रैली का रिकॉर्ड तोड़ देती थी। एक के बाद एक रिकॉर्ड टूटते जा रहे थे और पहले चरण के मतदान में भी सारे रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए हैं। देश आजाद हुआ तब से लेकर के आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दूसरी ओर महागठबंधन ने भी पूरा जोर लगा दिया है। लालू यादव, तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस इलाके में लगातार रैलियां कर रहे हैं। उनका मुद्दा है बेरोजगारी, पलायन और सामाजिक न्याय। तेजस्वी यादव के भाषणों में युवाओं को रोजगार देने की गूंज है, तो राहुल गांधी महंगाई और किसानों की स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी का वोट बैंक यादव मुस्लिम समीकरण पर टिका है और अगर ये वोट बैंक एकजुट रहा तो एनडीए की राह मुश्किल हो सकती है। मिथिलांचल में लगभग 20% यादव, 13% ब्राह्मण, 9% भूमिहार, 12% मुस्लिम और करीब 36% ईबीसी ओबीसी वोटर हैं। यही वोट बैंक हर बार सत्ता की दिशा तय करता है। कांग्रेस अब यहाँ सीमित है, लेकिन समस्तीपुर और सुपौल में उसका कुछ असर बचा हुआ है। वहीं जनसुराज के प्रशांत किशोर लगातार मिथिला के
गांव-गांव में जनसंवाद यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका असर धीरे धीरे दिख रहा है। एआईएमआईएम भी मुस्लिम बाहुल इलाकों में अपनी खोई जमीन पाने की कोशिश में है। मिथिलांचल वो इलाका जो बिहार की सियासत की आत्मा है, जहाँ की हवा जब भी बदली है, पटना की सत्ता का समीकरण उलट गया है। इतिहास गवाह है, मिथिला का फैसला बिहार का भविष्य तय करता है। अब जरा पीछे चलते हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में मिथिलांचल ने कैसी तस्वीर दिखाई थी। दरभंगा से लेकर मधुबनी, समस्तीपुर से सहरसा तक एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला कांटे का था। 43 सीटों वाले मिथिलांचल में एनडीए ने 23 सीटें जीती, महागठबंधन ने 17, जबकि अन्य के खाते में 3 सीटें गयी। एनडीए के प्रदर्शन की रीढ़ बनी दरभंगा और मधुबनी की सीटें। बीजेपी ने यहाँ शानदार प्रदर्शन करते हुए आधी से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाया। समस्तीपुर में आरजेडी और कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा, जबकि सहरसा, सुपौल और मधेपुरा में मुकाबला बराबरी का था। दरभंगा सदर, हनुमाननगर, झंझारपुर और बिस्फी जैसी सीटों पर बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली। मधुबनी के बिस्फी से हार के बावजूद आरजेडी ने मधेपुरा और सहरसा में कुछ पुरानी जमीन वापस हासिल की थी। यानी कि 2020 में मिथिला ने एनडीए को बढ़त दी और यही बढ़त नीतीश कुमार को एक बार फिर